हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी के विद सुख में। और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा अधिगम। ये बाल विकास से संबंधित ये दूसरा चैप्टर है। और जिन्होंने भी वो 3 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं साइकोलॉजी के 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएंगे आपको तीनों के तीनों वीडियो। और इसी के साथ आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है कि सीखना। सीखना हम अधिगम को भी कहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना भी होता है। तो या सीखना, तो हम बोल रहे हैं कि सीखना यानी सीखना या अधिगम कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा अधिगम की किसने दी है? तो सीखना क्या आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा अधिगम की किसने दी है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने या स्किनर ने? तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? उत्तर होगा यहाँ पर उससे क्रो एंड क्रो ने क्या दी है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। व्याख्या देख लेते हैं कि अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखना एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या बढ़ता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आगे देख लेते हैं गिलफर्ड के अनुसार परिभाषा क्या है। गिलफर्ड ने क्या कहा है? तो गिलफर्ड ने कहा है कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम या सीखना है। तो व्यवहार के फलस्वरूप और व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया। तो नवीन ज्ञान या नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया या क्या है? सीखने की प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है, स्किनर ने क्या कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? प्रक्रिया क्या है? सीखना या अधिगम है। इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर आपको पता है कि महत्वपूर्ण 10% देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि एकदम व्याख्या के साथ एक प्रश्न संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बताइए दूसरा प्रश्न की अधिगम की विशेषता बताइए। तो कौन सी विशेषता यहाँ पर अधिगम की है? ऑप्शन ए सीखना व्यवहार में परिवर्तन है या अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना या अधिगम बुद्धि में विकास आना है। सीखना या अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन दे। तो कौन से हो गए इसमें से? तो अधिगम से संबंधित विशेषता कौन सी है? तो इसमें कौन सा होगी? चारों ही होगी। तो कौन सा होगा उत्तर? यहाँ पर दे होगा। कौन सा होगा? दे। तो इसमें देख लेते हैं कि उत्तर दे होगा। कौन से अधिगम के सोपान है? तो अधिगम के सोपान बताना है, यहाँ चरण बताने हैं, स्टेप। क्या बताना है? स्टेप, चरण। तो अधिगम के चरण कौन कौन से है? तो आवश्यकता या अभिप्रेरणा, लक्ष्य या उद्देश्य, बाधा या तत्परता या उपयुक्त सभी। तो कौन से हो गए यहाँ पर? तो इनके सोपान कौन से? आवश्यकता या अभिप्रेरणा, लक्ष्य या उद्देश्य, बाधा या तत्परता, उपयुक्त सभी। तो कौन सा उत्तर होगा? यहाँ पर दे उत्तर होगा। कौन सा होगा? दे उत्तर होगा। क्योंकि अधिगम हम सीखना क्यों चाहते हैं? आवश्यकता के लिए या अभिप्रेरणा के लिए। हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम अधिगम या सीखना शुरू करते हैं। या कोई लक्ष्य होता है हमारा कि हमें कुछ ना कुछ बनना है, या उद्देश्य होता है कि हमें कुछ बनना है या कुछ पाना है। बाधा आते हैं तब हम क्या सीखने के लिए मजबूर होते हैं। और फिर तत्परता, किसी तत्पर या किसी कार्य तत्पर रहते हैं तो भी अधिगम होता है या सीखना होता रहता है। तो उपयुक्त सभी हो गई यहाँ पर। इसमें देख लेंगे कि अधिगम स्थिति या वातावरण, अन्य भी देख लेते हैं। इनके अन्य भी क्या चरण है? तो अधिगम स्थिति या वातावरण यानी अधिगम हम पढ़ किस वातावरण में रहे। तो एक स्थिति भी क्या है? ये भी इसका चरण है कि हम एक वातावरण, अच्छा वातावरण होगा तो अधिगम भी अच्छा होगा। और वातावरण के साथ अंतःक्रिया कि हम वातावरण के साथ संतुलन कैसे बैठा पा रहे हैं, कि हम हमारा शरीर और दिमाग दोनों क्या वातावरण के साथ घोल मिल रहा है या नहीं रहा है। तो इससे भी क्या है? अधिगम प्रभाव पड़ता है। पुनर्बलन, किसी को कोई कार्य है, किसी को हम पुनर्बलन देंगे, तो कोई अच्छा या बुरा कोई भी कार्य उनको हम पुनर्बलन देके या हम विश्वास दिलाए आप कर सकते हो, तो वो भी क्या अधिगम के लिए चरण है। कि अधिगम सीखने के लिए ये सीढ़ी तैयार करेगा। अनुभव का संगठन यानी हमारे पास अनुभव भी है या नहीं, ये भी निर्भर करता है अधिगम का। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो भी अधिगम के द्वारा होता है। तो ये सभी क्या है? अन्य चरण है। क्या है? अन्य चरण है। तो हमने देखा कि कौन कौन से चरण है। पहला तो है आवश्यकता और अभिप्रेरणा, लक्ष्य उद्देश्य, बाधा या तत्परता, अधिगम स्थिति या वातावरण के साथ अंत्यक्रिया, पुनर्बलन,
अनुभव का संगठन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये क्या है? सभी चरण है। क्या है? अधिगम के चरण है, अधिगम के चरण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से अधिगम के प्रकार कौन से हैं? तो इनमें से कौन से अधिगम के प्रकार है? तो पहला कह रहा है कि ज्ञानात्मक या संज्ञान मूलक, दूसरा भावनात्मक या संकलात्मक, तीसरा क्रियात्मक या गत्यात्मक। कौन से अधिगम के प्रकार है? अधिगम प्रकार इनमें से कौन से है? तो कौन से होंगे? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी दे, ये सभी तीनों ही क्या है? तीनों ही क्या अधिगम के प्रकार है? तीनों ही अधिगम के प्रकार है। तो इसमें देखो ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक 3 प्रकार बताए हैं कि प्रतीक्षात्मक सीखना या प्रत्यात्मक सीखना या साहचर्यात्मक सीखना। तो 3 प्रकार, कितने प्रकार दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं। और क्रियात्मक भी कितने दिए हैं? क्रियात्मक 6 प्रकार दिए। क्रियात्मक अधिगम में कितने हैं? तैयारी है, उद्देश्य है, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन है, अभ्यास है, शुद्धिकरण और पुनर्अभ्यास है। ये सभी क्या है? क्रियात्मक की प्रकार, क्रियात्मक के प्रकार है। तो आगे देखते हैं हम कि गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए। गेने ने अधिगम के कितने प्रकार, गेने नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने कितने अधिगम के कितने प्रकार बताए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। तो कितने? 6, 5, 8, 7। तो कौन सा होगा उत्तर यहाँ पर? से होगा। 8 प्रकार बताइए। कितने प्रकार? 8 प्रकार। तो देखिए 8 प्रकार। पहला है संकेत अधिनियम या संकेत अधिनियम या अधिगम, कुछ भी कैसे अधिगम, संकेत अधिनियम या अधिनियम या अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रति अधिगम, सिद्धांत अधिगम या समीक्षा समाधान अधिगम। ये कितने? 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार। किसने दिए? गेने ने दिए। गेने नामक मनोवैज्ञानिक ने। कौन है? मनोवैज्ञानिक। जिसने कितने प्रकार अधिगम के प्रकार बताए हैं? अधिगम के प्रकार कितने बताए हैं? तो 8 प्रकार बताए हैं। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की निम्नलिखित में से व्यवहारवाद के समर्थक कौन है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यवहारवाद के समर्थक कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? वाटसन, थार्डाइक, हल, स्किनर, पावलेर या उपयुक्त सभी। तो कौन होगा व्यवहारवाद के समर्थक? तो इसमें से कौन से? उपयुक्त सभी दे होगा। कौन से होंगे? ये सभी क्या है? वाटसन, थार्डाइक, हल, स्किनर, पावलेर सभी क्या है? व्यवहारवाद के समर्थक। इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से क्या है कि व्यवहारवाद समर्थक वाटसन, हल, पावलेर या थार्डाइक, स्किनर, पावलेर या उपयुक्त सभी। कौन व्यवहारवाद के समर्थक है? तो हमें ये बताना है कि ये याद कर लेना, वाटसन, थार्डाइक, हल, स्किनर और पावलेर क्या है? व्यवहारवाद के समर्थक। इस प्रश्न में क्या होगा? उत्तर दे होगा। प्रश्न नंबर, तो शिक्षा में व्यवहारवाद की ये भी देख लीजिए। शिक्षा में व्यवहारवाद कौन लाए थे? तो वाटसन लाए थे। कौन लाए थे? सबसे पहले वाटसन लाए थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की निम्नलिखित में से संज्ञानवाद या केंद्रीयवाद या क्षेत्रीयवाद के समर्थक कौन है? संज्ञानवाद या केंद्रीयवाद या क्षेत्रीयवाद, तीनों एक ही बात है। क्या है? तीनों एक ही बात। इनका नाम है। संज्ञानात्मक के अलग है, केंद्रीयवाद या क्षेत्रीयवाद के समर्थक कौन है? तो जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कोहेलर, कोपका, कूर्ट लेविन। तो कौन होंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन दे। यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन दे। तो ये याद करना कि संज्ञानवाद या केंद्रीयवाद या क्षेत्रीयवाद, इनका अन्य नाम भी पूछ सकते हैं। संज्ञानवाद के अन्य नाम कौन सा है? केंद्रीयवाद या क्षेत्रीयवाद। तो कौन से होंगे? जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कोहेलर, कोपका, कूर्ट लेविन। ये सभी किससे संबंधित है? संज्ञानवाद से संबंधित है। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से संरचनावाद, निमित्तवाद, रचनावाद के समर्थक कौन है? तो यहाँ पर देखिए कि कौन से संरचनावाद के अन्य नाम भी है। रचनावाद है, निर्मितवाद भी है, निरमितवाद भी है। तो कौन है इसके समर्थक? तो देखिए विलियम कुट, टीचनर, जेरोम बुर्नर, वाइगोस्की, गार्डनर या उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी होगा। तो याद कर लेना ये तीनों 6, 7, 8। ये परीक्षा में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है कि थार्डाइक के प्रयास या भूल सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखने के कितने नियम है? तो थार्डाइक ने कौन सा नियम दिया? पहले देख लिए थार्डाइक ने नियम कौन सा दिया? प्रयास या भूल सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखने कितने नियम है? तो 1, 3, 2, 4। तो कौन सा होगा यहाँ पर? उत्तर होगा 3। उत्तर कितना होगा? उत्तर होगा 3। 3 नियम दिए थे इसके अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ये मत देखना, ये 3 नियम दिए थे। देखिए ऑप्शन क्या होगा? बे होगा। ऑप्शन क्या होगा? बे होगा। नियम कितने दिए थे?
3 नियम दिए थे। यहाँ पर पूरा वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो आपको पता चल जाए। तो कितने नियम दिए? 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। भूल और सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? ठान रहे। इनका से नियम कितने हैं? 3। तो ऑप्शन क्या होगा? बे होगा। तो वहाँ पर ध्यान ना दे, यहाँ पर आंसर दे 3 है ये। कौन सा? बे। ये ध्यान देना। तभी बोलता हूँ वीडियो पूरा देखे, कहीं ऑप्शन के चक्कर में कहीं पर्सन गलत ना कर बैठे। तो थार्डाइक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत 1913 में ये नियम दिया था। प्रयास या भूल या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयास या भूल, प्रयास या भूल सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस में? एजुकेशन साइकोलॉजी में 1913 में ये नियम दिया था। इस नियम का प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली पे किया। तो ये भी पूछ सकते हैं प्रयास या भूल सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली का किया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंध सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद या बंध सिद्धांत भी कहे जाता है। तो इसमें तत्परता का नियम है पहला कौन सा? तत्परता। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है। तो तत्परता क्या है? बालक को ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है। अभ्यास का नियम, ये उपनियम, इन अभ्यास के नियम को उपनियम देख लिए। उपयोग का नियम या अनुप्रयोग का नियम। और तीसरा कहता है परिणाम या प्रभाव का नियम। परिणाम या प्रभाव का नियम। तो इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। तो प्रश्न पूछ ले तो किस कि थार्नडाइक के किस नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहा जाता है? ऑप्शन मिलेगा अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, तत्परता का नियम। तो कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर? इसे कौन सा होगा? परिणाम या प्रभाव का नियम होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 कि रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव को किस सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये प्रश्न ध्यान रखना, ये मोस्ट है। क्या है? मोस्ट प्रश्न है, वी मोस्ट। तो इसमें ध्यान देना कि हमें कि रूसी वैज्ञानिक कौन थे? पहले तो पावलोव। और पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था जिसके लिए 1904 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्रश्न 2-3 यहाँ ही बन रहे। तो कौन सा सिद्धांत? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत होगा? तो इसमें से क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, दे होगा। ये तीनों ही क्या एक ही सिद्धांत है। इनके अन्य अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे अनुबंध का सिद्धांत या पूरा तन अनुबंध या परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सभी एक ही सिद्धांत के नाम है। तो ये सभी क्या एक ही सिद्धांत? अनुबंध का सिद्धांत, पूरातन का सिद्धांत, पूरा परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये याद कर लेना। कितने नाम दिए हैं ये याद कर लेना, अन्य नाम भी इनके याद कर लेना। तो ये सबसे बेटर उत्तर है। और पहला प्रश्न तो ये ही सबसे बड़ा है कि 1904 में नोबेल पुरस्कार रूसी मनोवैज्ञानिक को किस सिद्धांत के लिए दिया गया? तो इसमें से देख लेना ये ऑप्शन। तो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये वी मोस्ट है, वी मोस्ट प्रश्न है। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें प्रयोग किस पे किया गया था? जानवर कौन सा था? कुत्ता था। पावलोव ने किस पे? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसमें 4 क्रिया बताई थी। एक अस्वाभाविक उत्तेजक है, दूसरा स्वाभाविक उत्तेजक है, तीसरा अस्वाभाविक अनुक्रिया और चौथा स्वाभाविक अनुक्रिया। तो इसमें देखो क्या है, क्या दिए? CS यानी अस्वाभाविक उत्तेजक, UCS स्वाभाविक उत्तेजक, CR अस्वाभाविक अनुक्रिया और UCR स्वाभाविक अनुक्रिया। इसमें नियम भी है देखो। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध या अनुक्रिया अनुबंध या पुरातन अनुबंध या परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार क्या नियम भी देखिए। तो तीव्रता का नियम, एक रूपता का नियम, समय नियम, पुनरावृत्ति का नियम या व्यवधान का नियम। ये कितने? 5 नियम भी दिए गए पावलोव ने। इसमें क्या दिया है? पावलोव ने कितने दिए? 5 नियम भी दिए हैं। 5 नियम दिए। तो इसी के साथ क्या होता है, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर 10% क्या हो गई? 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में हमने क्या व्याख्या समेत क्या है देख लिए। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या समेत देख लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसमें विस्तृत व्याख्या मिलेगी आपको। विस्तृत व्याख्या पूरी बाल विकास पुस्तक से संबंधित यहाँ पर पूरे 5 चैप्टर का विस्तृत व्याख्या के साथ अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएगी प्रतिदिन 50%। तो ज़रूर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं एक वीडियो के लिए। इसी के साथ धन्यवाद। चलते हैं और एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं कल।